आज से करीब 5 करोड़ साल पहले भारत वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा हम आज जानते हैं। सोचिए, ना कोई शहर, न खेती, ना ही कोई सभ्यता। लेकिन इसी जमीन पर किसी ने तो पहला कदम रखा था। और ये लोग हड़प्पा वाले नहीं थे, ना ही वैदिक ऋषि। ये तो उनसे भी बहुत बहुत पहले के लोग थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग थे कौन, कब आए, कहाँ से आए? क्या यही थे भारत के पहले इंसान? चलिए आज इसी गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये कहानी इंसानों से भी पहले शुरू होती है, उस जमीन से जिस पर आज हम सब खड़े हैं। तो चलिए मेरे साथ समय में बहुत पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां इंसानों का कोई नामो निशान तक नहीं था। पता है, उस समय हमारा भारत एशिया का हिस्सा था ही नहीं। ये तो एक अकेला वीरान सा द्वीप था जो अपने परिवार यानी अफ्रीका से बिछुड़ चुका था। लाखों सालों तक भारत एक बहुत बड़े जहाज की तरह पानी को चीरता हुआ उत्तर की तरफ बढ़ता रहा। और फिर हुआ वो महाटकराव जिसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मानो धरती का सीना ही फट गया हो। चट्टानें ऊपर उठती गईं जब तक कि उन्होंने बादलों को नहीं छू लिया। जी हाँ, यही था हिमालय का जन्म। और इस एक टक्कर ने, इस एक नई दीवार ने सब कुछ बदल दिया। जो जमीन कल तक पथरीली और वीरान थी, वो अब घने जंगलों, मीठे पानी की नदियों और हरियाली से भर गई। भारत अब एक स्वर्ग बन चुका था, बस इंसानों के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन इस जन्नत में अभी एक चीज की कमी थी, इंसानों की। हम यानी होमो सैपियंस तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। तो फिर सवाल ये है कि आखिर कौन थे वो पहले मेहमान जो हमसे लाखों साल पहले इस जमीन के पहले मालिक बने। कहानी शुरू होती है अफ्रीका से। वहां एक नई इंसानी प्रजाति उभरी। नाम था होमो इरेक्टस। खाने की तलाश में ये लोग चलते गए और आज से करीब 15 से 20 लाख साल पहले इन्हीं निडर यात्रियों ने भारत की धरती पर अपना पहला कदम रखा। और हम ये इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमें चेन्नई के पास अतिरंपक्कम में 15 लाख साल पुराने तराशे हुए पत्थर मिले हैं जो इनके औजार थे। और सबूत सिर्फ पत्थरों तक ही नहीं रुका। 1982 में मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में एक बहुत बड़ी खोज हुई। वहां एक इंसानी पूर्वज की खोपड़ी का हिस्सा मिला। इसे नाम दिया गया नर्मदा मानव। और इसी खोज ने हमें इन पहले निवासियों का एक चेहरा दिया। तो आखिर ये लोग दिखते कैसे थे? सोचिए, उनका माथा हमसे छोटा था, मतलब दिमाग थोड़ा कम विकसित था, लेकिन शरीर एकदम एथलीट जैसा मजबूत। और उनका सबसे बड़ा हथियार एक हैंड एक्स यानी नाशपाती के आकार का एक भारी भरकम पत्थर। और यकीन मानिए, सिर्फ इसी पत्थर के दम पर वो उस जमाने के विशाल हाथियों तक का शिकार कर लेते थे। लाखों सालों तक नर्मदा के किनारों से लेकर गोदावरी के जंगलों तक सिर्फ इन्हीं का राज था। इन्होंने बाढ़ को हराया, सूखे को झेला और बड़े बड़े जानवरों को भी मात दी। ऐसा लगने लगा था कि इनका राज हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। भारत से हजारों मील दूर इंडोनेशिया के एक द्वीप पर धरती के नीचे एक दानव जाग रहा था। एक ऐसा टाइम बॉम्ब जिसकी टिक टिक अब शुरू हो चुकी थी। ये था तोबा सुपर वोल्केनो। और जब ये फटा तो धमाका इतना जबरदस्त था कि शायद उसकी आवाज 3000 किलोमीटर दूर भारत तक भी सुनाई दी होगी। लेकिन असली खतरा वो आवाज नहीं थी। असली खतरा तो वो था जो हवा के साथ उड़कर आ रहा था। कुछ ही घंटों में भारत का नीला आसमान गायब हो गया। आसमान से गिरने लगी सफेद मौत। ये बर्फ नहीं थी, ये ज्वालामुखी की राख थी। नदियां जहर बन गईं, जंगल वीरान हो गए और भारत, जो एक गर्म देश था, अचानक से बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। विज्ञान इसे वोल्केनिक विंटर कहता है। तो सवाल ये है कि वो लोग जो लाखों सालों से यहाँ के बेताज बादशाह थे, वो इस तबाही से क्यों हार गए? 3 बड़ी वजह थी। पहली, उनका भारी शरीर ही उनका दुश्मन बन गया, जिसे बहुत ज्यादा खाने की जरूरत थी। दूसरी, उनके पुराने पत्थर के हथियार अब छोटे और फुर्तीले जानवरों के सामने किसी काम के नहीं रहे। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह, उनके पास हम जैसा दिमाग नहीं था जो आने वाली मुसीबत के लिए पहले से कोई प्लान बना सके। और बस देखते ही देखते ऐसा माना जाता है कि एक पूरी की पूरी प्रजाति भूख और ठंड में घुट-घुट कर खत्म हो गई।
लेकिन ये विनाश एक अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत की तैयारी थी। राख से ढकी इसी भारतीय जमीन पर अब एक नई प्रजाति कदम रखने वाली थी, एक ऐसी प्रजाति जिससे हम सब जुड़े हैं, होमो सेपियंस। उस वक्त अफ्रीका में भी हालात अच्छे नहीं थे, जंगल सूख रहे थे। हमारे पूर्वजों होमो सेपियंस के पास दो ही रास्ते थे, या तो वहीं रुककर मिट जाएं या फिर एक अनजान सफर पर निकल पड़े। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और समंदर के किनारे किनारे आगे बढ़ते रहे। इसी थ्योरी को कोस्टल माइग्रेशन कहते हैं, क्योंकि समंदर का किनारा खाने का एक भरोसेमंद जरिया भी था और आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता भी। ये सफर 1-2 साल का नहीं था, हजारों सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग पूरब की ओर चलते रहे। और फिर आज से लगभग 65,000 साल पहले उन थके हुए यात्रियों के वंशजों ने भारत की दहलीज पर कदम रखा, एक ऐसी धरती पर जो टोबा की राख से अब दोबारा जी उठी थी। उन्हें लगा होगा कि उन्हें जन्नत मिल गई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जन्नत भी उनकी एक बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाली है। भारत के घने रहस्यमयी जंगलों में हर झाड़ी के पीछे मौत छिपी हुई थी। यहाँ होमो इरेक्टस के भारी भरकम हथियार किसी काम के नहीं थे। जिंदा रहने के लिए एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की जरूरत थी। और फिर इंसान के दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने बनाए माइक्रोलिथ्स। ये क्या थे? इंच भर के ब्लेड जैसे तेज पत्थर के टुकड़े। आप कह सकते हैं कि ये उस जमाने की मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। इन्हीं छोटे छोटे जानलेवा पत्थरों को लकड़ी की नोक पर लगाकर उन्होंने भाला और तीर कमान बनाया। अब वो दूर से ही तेज रफ्तार जानवरों का शिकार कर सकते थे। लेकिन सिर्फ हथियार ही काफी नहीं थे। जिंदा रहने के लिए उन्हें 3 और चीजों की जरूरत थी। पहली, एक महफूज घर, जैसे भीमबेटका की गुफाएं। दूसरी, आग, जो खतरनाक जानवरों से बचाने वाली सिक्योरिटी गार्ड भी थी और उनके सोशल लाइफ का सेंटर भी। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज, समुदाय। ये समझ के अकेले तो कमजोर हैं, लेकिन एक साथ मिलकर अजेय हैं। तो जब पेट भरने की चिंता खत्म हुई, तब दिमाग में एक नई हलचल शुरू हुई। अब इंसान सिर्फ जिंदा रहने से आगे की सोचने लगा था। जैसे मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में उन्होंने जानवरों और नाचते हुए इंसानों के चित्र बनाए। ये कला की शुरुआत थी। उन्होंने शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों से गहने बनाए और पहने। ये पहचान की शुरुआत थी। और जब कोई साथी मर जाता तो उसे यूं ही छोड़ने के बजाय वो उसे औजारों और खाने के साथ दफनाते थे, क्योंकि शायद उन्हें यकीन था कि मौत अंत नहीं है। मतलब शिकार और पेट भरने से कहीं आगे। अब इंसान के मन में गहरे सवाल उठने लगे थे। मैं कौन हूँ? ये जंगल, ये तारे, ये सब क्या है? ये सिर्फ जिंदा रहने के सफर से आगे बढ़कर इंसान होने का मतलब ढूंढने का सफर था। एक ऐसा सफर जो आज भी जारी है,